नमस्कार साथियों। न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं भारत के भूगोल की। और भारत के भूगोल में आज हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए टॉपिक की, और वह टॉपिक है भारत की अवस्थिति और विस्तार। अवस्थिति का मतलब है लोकेशन, कि भारत की लोकेशन, अवस्थिति या स्थिति कहां है, और उसके बाद उसका विस्तार, एक्सटेंशन, कि वह कितनी एक्सटेंट है, कितना विस्तारित रूप है भारत का। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब भी हम अवस्थिति और विस्तार में पढ़ते हैं तो हमें अवस्थिति के आधार पर ही विस्तार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जो अवस्थिति होगी उसके संबंध में आपसे विस्तार पूछा जाएगा, या जो भारत का विस्तार होगा उसके संबंध में अवस्थिति पूछी जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि भारत की अवस्थिति के संदर्भ में क्या पूछा जाता है। क्लियर हो गया? तो शुरुआत करते हैं भारत की अवस्थिति की। भारत की अवस्थिति यानी कि लोकेशन ऑफ इंडिया। अब जब भारत की अवस्थिति की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि अवस्थिति कितने प्रकार से पूछी जाती है। तो देखिए, किसी भी क्षेत्र की जो अवस्थिति है, यानी कि यदि हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं तो पृथ्वी पर किसी भी देश की, किसी भी महाद्वीप की, किसी भी राज्य की या किसी भी भौगोलिक क्षेत्र की अवस्थिति का जो निर्धारण है वह दो प्रकार से होता है। सबसे पहले उसकी ग्लोबीय स्थिति, और इसके बाद दूसरी उसकी यानी कि यदि हम भारत की अवस्थिति की बात कर रहे हैं तो आपको भारत की ग्लोबीय स्थिति के बारे में और भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में क्लियर होना चाहिए। देखिए, यहां जो है ग्लोबीय स्थिति। अब ग्लोबीय स्थिति का मतलब क्या होता है? ग्लोबीय स्थिति का मतलब है कि जो पृथ्वी, जो एक ग्लोब के रूप में है, या जो ग्लोब है, या जो पृथ्वी का प्रतिरूप है, तो ग्लोब में भारत की अवस्थिति क्या है, या ग्लोब में भारत कहां स्थित है, यहां भारत की क्या कहलाएगी? ग्लोबीय स्थिति कहलाएगी। और भौगोलिक स्थिति का मतलब है कि जो हमारा भारत है, यह जो हमारा भारत है इस भारत की भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत हम इसके क्षेत्रफल का अध्ययन करते हैं, इसकी लंबाई और चौड़ाई का अध्ययन करते हैं, इसकी स्थलीय सीमाओं का अध्ययन करते हैं, इसकी तटीय सीमा का अध्ययन करते हैं और इसकी समुद्री सीमा का अध्ययन करते हैं। जबकि ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? तो देखिए, आज हम बात करेंगे सबसे पहले भारत की ग्लोबीय स्थिति के बारे में, कि ग्लोबीय स्थिति का तात्पर्य क्या होता है। ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करने के संबंध में हमें किसका अध्ययन करना चाहिए, और उसके बाद भारत की ग्लोबीय स्थिति क्या है उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। और एक एक चीज को यहां से समझना, क्योंकि यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए, बात करते हैं सबसे पहले ग्लोबीय स्थिति की।
भारत की ग्लोबीय स्थिति। अब ग्लोबीय स्थिति का मतलब है कि भारत की ग्लोबीय स्थिति का तात्पर्य है कि भारत का स्थिति को अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त करना, यानी कि ग्लोबीय स्थिति या किसी क्षेत्र, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं भारत, व्यक्त की जाती है। यानी कि किसी भी क्षेत्र, यानी कि भारत की बात करें तो भारत की ग्लोबीय स्थिति अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यानी कि ग्लोबीय स्थिति का मतलब है कि किसी भी क्षेत्र को या किसी भी क्षेत्र की स्थिति को अक्षांश और देशांतर के माध्यम से यदि हम व्यक्त करते हैं तो उसे हम उस देश की या उस क्षेत्र की ग्लोबीय स्थिति कहते हैं। और यही है कि यदि हम भारत को अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त करते हैं तो वह भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति ग्लोबीय स्थिति बताएगी। यानी कि भारत की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हमें किसका अध्ययन करना होता है, यह भी समझना है। भारत की ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हमें भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करना होता है। यानी कि जब भी हम भारत की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करेंगे तो हम भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करेंगे, और भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति जो होगी वही भारत की ग्लोबीय स्थिति को दर्शाएगा। अब आपको क्लियर हो चुका है कि ग्लोबीय स्थिति में किसका अध्ययन करना है, अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन करना है। और इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोबीय स्थिति अक्षांश और देशांतर के माध्यम से व्यक्त की जाती है। यदि हम किसी भी क्षेत्र का या भारत का अक्षांश और देशांतर की स्थिति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो इसका तात्पर्य है कि हम जो है भारत की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर। अब देखिए, जब भी ग्लोबीय स्थिति का हम अध्ययन करते हैं तो हमें ग्लोब के बारे में पता होना चाहिए, और जब तक हमें ग्लोब के बारे में नहीं पता है हम किसी भी क्षेत्र या भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन नहीं कर सकते। और जब तक हम किसी भी क्षेत्र या देश या भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें भारत का अक्षांशीय विस्तार
या देशांतरीय विस्तार या ग्लोबीय विस्तार का अध्ययन नहीं कर सकते। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि हमें कई बार अवस्थिति के प्रश्न पूछे जाएंगे तो कई बार अवस्थिति से विस्तार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जबकि हमारे सिलेबस में कई जगह केवल अवस्थिति लिखा हुआ होता है तो कई जगह अवस्थिति और विस्तार दोनों लिखे होते हैं। और कई बार हम जब ये दोनों ही मेंशन सिलेबस में नहीं होते हैं, लेकिन जब हम भू आकृति प्रदेशों के बारे में अध्ययन करते हैं तो उस समय भी हमें भू आकृति प्रदेशों को पढ़ने से पहले अक्षांश और देशांतरीय यानी कि ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन होना आवश्यक है। क्यों है? क्योंकि ग्लोब अपने आप में एक पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। तो देखिए, बात करते हैं, पहले ग्लोब को समझते हैं और ग्लोब के बाद में भारत की ग्लोबीय स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं कि कैसा भी प्रश्न आए तो हमारा गलत नहीं हो। तो बात करते हैं ग्लोब की। सामान्यतः ग्लोब सबने देखा होगा, तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। ग्लोब, ग्लोब यानी कि एक तरह से यहां आपने कई बार देखा होगा, इस तरह की जो है आपने एक आकृति अपने स्कूली एजुकेशन के दौरान देखी होगी। और यदि आप भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं तो अपने प्रैक्टिकल के रूप में भी इसका प्रयोग किया होगा। अक्षांश और देशांतरों को समझने के लिए, किसी भी देश की अवस्थिति को समझने के लिए या पृथ्वी की घूर्णन गति को समझने के लिए इस प्रकार की आकृति को आपने देखा होगा। और इसे हम क्या कहते हैं? ग्लोब कहते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ग्लोब क्या है। तो ग्लोब जो है यहां एक पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है, यानी कि पृथ्वी का एक छोटा रूप है जिस पर अक्षांश और देशांतरों का क्या बना हुआ होता है? जाल बना होता है। अक्षांश और देशांतरों का क्या बना हुआ होता है? जाल बना होता है। अब समझना सबसे पहले ग्लोब क्या है। ग्लोब पृथ्वी का लघु प्रतिरूप है जिस पर अक्षांश और देशांतर का जाल बना होता। यानी कि ग्लोब अपने आप में एक तरह से स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ यानी कि पृथ्वी का एक छोटा प्रतिरूप होता है जिस पर एक नेटवर्क बना हुआ होता है, एक नेट जाल बना हुआ होता है। और नेटवर्क वह किसका होता है? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क होता है, यानी कि अक्षांश और देशांतर का क्या होता है? जाल होता है। अब अक्षांश और देशांतर का जो जाल होता है इसे क्या कहते हैं? यह कई बार पूछा जाए। अब अक्षांश और देशांतर का जाल ग्लोब नहीं कहलाता है। ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप होता है जिसमें अक्षांश और देशांतर का क्या बना होता है? जाल बना होता है। कैसे? देखिए, इस तरह से यहां हमारी पृथ्वी है, तो इस पे दो तरह की आपको जो है रेखाएं नजर आएगी। एक रेखाएं जो इस तरह से खींची जाती है, यहां कहें जो पूरब से पश्चिम दिशा की ओर जो है खींची गई है, या यहां कहें जो क्षैतिज रेखाएं होती है। कैसी रेखाएं? क्षैतिज। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है अक्षांश। क्या कहा जाता है? अक्षांश। लैटिट्यूड कहा जाता है जो क्षैतिज रेखाएं होती है। और दूसरी जो रेखाएं होती है वह ऊर्ध्वाधर होती है। ऊर्ध्वाधर का मतलब समझ रहे हैं आप?
ऊर्ध्वाधर का मतलब है जो खड़ी रेखाएं होती है इस तरह से, इस तरह से खड़ी रेखाएं जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती है इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें देशांतर लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। यानी कि यहां लैटिट्यूड होती है और यहां लॉन्गिट्यूड होती है, और यह सब कहां बनी होती है, एक गोल मॉडल पर बनी होती है जो पृथ्वी का प्रतिरूप होता है। और उस पृथ्वी के प्रतिरूप को जिस पर अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बना हुआ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लोब कहते हैं। तो अब आपको ग्लोब क्लियर हो गया, ग्लोब क्या है। लेकिन यहां से जो प्रश्न आता है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह पूछा जाता है कि इस ग्लोब पर जो ये अक्षांश और देशांतरों रेखाओं का जाल बना हुआ होता है इसे क्या कहा जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का जाल ग्रिड क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। और ये ग्रिड शब्द कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ग्रिड क्या है। ग्रिड अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या है, जाल है। और यह जाल किस पर बना हुआ होता है, यह ग्लोब पर बना हुआ होता है। अब आपको क्लियर हो गया कि जब भी आपसे पूछा जाए ग्लोब क्या है तो पृथ्वी का लघु प्रतिरूप होता है, स्मॉल मॉडल होता है जिस पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का एक नेटवर्क बना हुआ होता है। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का नेटवर्क को जो है हम क्या कहते हैं, ग्रिड की संज्ञा देते हैं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हम कहते हैं कि ग्लोबीय स्थिति के अंतर्गत हमें अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति का यानी किसी भी क्षेत्र की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति वह उस क्षेत्र की ग्लोबीय स्थिति को बताता है। यानी कि भारत की अक्षांशीय स्थिति और भारत की देशांतरीय स्थिति भारत की ग्लोबीय स्थिति को बताए। तो जब भारत की ग्लोबीय स्थिति को हमें पढ़ना है तो हमें अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति को पढ़ना होगा, और जब हमें अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को पढ़ना होगा तो हमें अक्षांश और देशांतरों को भी समझना होगा। तो इसीलिए हम पहले बात करेंगे अक्षांशों के बारे में कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है। तो अब देखिए, सबसे पहले ग्लोब को समझा, ग्लोब के बाद में हम अक्षांश और देशांतरों का अध्ययन करेंगे ताकि हमें क्लियर हो कि अक्षांश क्या होते हैं, अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। और भारत के संदर्भ में जब हम ग्लोबीय स्थिति या अक्षांशीय स्थिति को पढ़ेंगे तो कौन कौन से अक्षांशों के बारे में, कौन कौन से देशांतरों के बारे में हमसे पूछा जाएगा, और यह प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्लियर। तो देखिए, बात करते हैं अक्षांश की। लैटिट्यूड क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाता है। अब देखिए, सबसे पहले तो अक्षांश होते क्या हैं यह आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिए, अक्षांश जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है, अक्ष प्लस अंश। अक्ष और अंश को मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, वह अक्षांश कहलाता है। यानी कि अक्षांश अक्ष और अंश से मिलकर बना हुआ है
जिसे हम क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अक्ष क्या होता है और अक्ष का अंश क्या होता है, यानी कि अक्ष को यदि आपने समझ लिया तो अक्षांश समझ में आएगा, और जब आपने अक्षांश को समझ लिया तो अक्षांश रेखाएं समझ में आएगी। अब देखिए समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं अक्ष की। अक्ष क्या होता है? अब जब हम ग्लोब की बात करते हैं तो पृथ्वी के संदर्भ में बात करते हैं कि अक्ष क्या होता है, तो अक्ष का मतलब होता है पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा जो उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, अक्ष कहलाती है। यानी कि अक्षांश को पढ़ने से पहले हमें अक्ष के बारे में पता होना चाहिए कि अक्ष क्या होता है। तो अक्ष जो है यहां पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है, एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि पृथ्वी के सेंटर से गुजरती, और यह किसको मिलाती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करती है? वहां मिलाती है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन होती है, काल्पनिक रेखा होती है, और जो पृथ्वी के सेंटर केंद्र से गुजरती है, उसे क्या कहा जाता है? अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्ष। अब कैसे, देखिए समझना। जैसे यहां हमारी पृथ्वी है, यहां पृथ्वी है, यहां पृथ्वी। अब इस पृथ्वी का सबसे पहले तो बात करते हैं सेंटर पॉइंट। तो यह तो पृथ्वी का क्या हो गया? केंद्र। अब इसके बाद आता है कि वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के केंद्र से तो गुजरती है, लेकिन नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या करेगी? मिलाएगी। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की भी बात करते हैं। तो देखिए पृथ्वी जो है अपने अक्ष से 23.5 डिग्री क्या है? झुकी हुई है। यानी कि पृथ्वी का वैसे तो देखा जाए तो यह अक्ष होना चाहिए, लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष से कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसीलिए पृथ्वी का जो है वह अक्ष इस प्रकार है। यहां पृथ्वी का क्या होगा? अक्ष होगा। क्लियर? यहां है नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव, और यहां पृथ्वी का कौन सा होगा? दक्षिणी ध्रुव। क्लियर? अब यहां पृथ्वी का क्या है? केंद्र। तो पृथ्वी के केंद्र से गुजरने वाली इमेजिनरी लाइन
जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है, इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम क्या कहेंगे? अक्ष। यहां पृथ्वी का क्या हो गया? अक्ष। यहां तक तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि अक्षांश को पढ़ने से पहले, लैटिट्यूड को पढ़ने से पहले हमें अक्ष के बारे में पता होना चाहिए, और अक्ष आपका क्लियर हो गया। अब आता है अक्षांश, अक्ष का अंश। अब अक्ष, अक्ष जिसे हम एक्सिस के नाम से जानते हैं, यहां एक्सिस का कौन सा भाग अक्षांश कहलाएगा? अब समझना अक्षांश की कहानी। अक्षांश क्या होते? तो देखिए, यहां आपकी एक तरह से पृथ्वी के दो भाग कर लिए मैंने। यहां हमारी जो पृथ्वी, जो एक गेंद के समान है, जिसमें मध्य से वह चौड़ी है जबकि ध्रुवों पर वह चपटी है, उसको हमने दो भागों में काट दिया। इस तरह से जब हम काटेंगे पृथ्वी को, इस तरह से वह हमें नजर आएगी। कैसे नजर आएगी समझना। यहां कटा हुआ भाग, और यहां पूरा पृथ्वी का क्या होगा? सरफेस, ऊपर का क्षेत्र। और यहां पृथ्वी का जब कटने के बाद एक भाग ऊपर का क्षेत्र इस तरह से दिखाई देगा। यानी यहां पृथ्वी का आंतरिक भाग है और यहां पृथ्वी का ऊपरी भाग है। यानी कि गेंद को यदि हम काटते हैं तो यहां गेंद का ऊपरी भाग हो गया, यहां गेंद का आंतरिक भाग हो गया। क्लियर हो गया? अब देखिए, हम बात करते थे पहले तो अक्ष की। तो हमने कहा अक्ष क्या होता है? पृथ्वी का जो यहां है पृथ्वी का केंद्र। यहां पृथ्वी का क्या हो गया? केंद्र। यहां जो भाग है, यहां नॉर्थ पोल और यहां साउथ पोल, और इनके मध्य से जो गुजरने वाली यहां जो इमेजिनरी लाइन है, यहां क्या कहलाती है? अक्ष। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, और यह भाग है पृथ्वी का केंद्र। अब अक्षांश को समझना, एक एक पॉइंट्स कि अक्षांश क्या होते हैं। कि पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र से
पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी बिंदु की कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती है। कैसे समझा कि पृथ्वी के केंद्र से, पृथ्वी का केंद्र कौन सा हो गया, या तो है पृथ्वी का केंद्र से पृथ्वी की सतह, अब सतह कौन सी होगी, यहां है पृथ्वी की सतह, यहां क्या होगी, यहां होगी पृथ्वी की सतह। अब पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई बिंदु, माना बिंदु एक यहां है, एक बिंदु यहां है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, तो यह पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु की कोणात्मक दूरी यानी कि एंगुलर डिस्टेंस, वह कितने डिग्री का कोण बना रहा है, एंगुलर डिस्टेंस। यहां एंगुलर डिस्टेंस क्या कहलाता है, अक्षांश कहलाता है। यानी कि पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु है, उसकी इस केंद्र से दूरी कितने डिग्री है, 0 डिग्री है तो 0 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, 10 डिग्री है तो 10 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, 23 डिग्री है तो 23 डिग्री अक्षांश कहलाएगा, यदि 90 डिग्री है तो 90 डिग्री अक्षांश कहलाएगा। तो अक्षांश क्या होते हैं, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी भी बिंदु की कोणात्मक एंगुलर डिस्टेंस होती है, जो कि यहां सदैव डिग्री में होती है। किसमें होती है, डिग्री में होती है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आता है एक और शब्द कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें अक्षांश रेखाएं पूछी जाती है। तो अब अक्षांश रेखाओं की बात करते हैं। अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखा, लैटिट्यूड लाइन क्या होती है। अब लैटिट्यूड लाइन यानी अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा क्या होती है, पृथ्वी की सतह पर स्थित समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। अब ध्यान रखना, अक्षांश क्या थे, पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह पर स्थित कोई भी बिंदु है उसकी कोणात्मक दूरी अक्षांश कहलाती थी। लेकिन अक्षांश रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखा एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, ये ड्रॉ नहीं की गई है, एक इमेजिन किया गया है, एक कल्पना की गई है कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाएगी। कैसे, देखिए यहां स्थिति बात करें, यहां 0 डिग्री है, यहां भी 0 डिग्री है, यहां भी 0 डिग्री है, यहां भी 0,
यहां 0 डिग्री पर स्थित कोई बिंदु है, तो यहां पृथ्वी की सतह पर जो 0 डिग्री पर स्थित है, इनको जो यह मिलाने वाली काल्पनिक रेखा होगी, इसे हम क्या बोलेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। लेकिन सामान्यतः जब हम पढ़ते हैं तो हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से ही जानते हैं। तो अब यह ध्यान रखना, अक्षांश पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की कोणात्मक दूरी होती है, जबकि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, जो क्या करती हैं? समान अक्षांशों को मिलाती है। क्लियर? लेकिन कुछ किताबों में यह भी लिखा हुआ मिलता है कि भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी दर्शाती है, उसे भी हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। तो देखिए, अब इसको कैसे समझना, इसकी भी हम बात करते हैं। तो पहले तो आपको लैटिट्यूड क्या होते हैं यह क्लियर होना चाहिए, फिर लैटिट्यूड लाइन क्या होती है यह क्लियर होना चाहिए। लैटिट्यूड लाइन या अक्षांश रेखा सदैव पृथ्वी की सतह पर खींची गई होती है, जबकि यह पृथ्वी के केंद्र से सतह तक की कोणात्मक दूरी को दर्शाता है। अब देखिए, इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है कि अक्षांश रेखाओं को थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के आधार पर ही हम भारत की अक्षांशीय स्थिति या अक्षांशीय विस्तार का अध्ययन कर पाएंगे। तो देखिए, अक्षांश रेखाओं के बारे में दो तरह की अवधारणाएं हैं। पहली अवधारणा जिसको हमने अभी पढ़ा है, पहली अवधारणा क्या पढ़ी है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? पृथ्वी की सतह पर खींची गई या सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा क्या होती है? अक्षांश रेखा होती है। लेकिन कुछ किताबों में यह भी अवधारणा दे रखी है कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की कोणात्मक दूरी दर्शाती है। ये दोनों ही अवधारणाएं सही हैं। कैसे हैं आप समझना। हमने पढ़ा
कि अक्षांश रेखाएं पृथ्वी की सतह पर समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। कैसे? देखिए, यह पृथ्वी है, यह क्या है? पृथ्वी। और पृथ्वी पर जो समान अक्षांश है, देखिए यह 0 डिग्री अक्षांश है, यह 0 डिग्री, इसको जो मिलाएगी इसको हम बोलेंगे 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, यहां भी 0 डिग्री है, यह भी। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो केंद्र है, केंद्र से इस स्थान की जो दूरी है वह 0 डिग्री है, और पृथ्वी के केंद्र से इस स्थान की दूरी जो पृथ्वी की सतह पर स्थित है यह भी 0 डिग्री है, और इनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसे हम 0 डिग्री अक्षांश कहेंगे। क्या कहेंगे? 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहेंगे। और यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरती है, इसीलिए इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। और यहां पर सूर्य सदैव सीधा चमकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब समझना, दूसरी अवधारणा कहती है कि इस भूमध्य रेखा के समांतर पूरब से पश्चिम खींची गई काल्पनिक रेखाएं, इस तरह से पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब कहें, इस तरह से जो समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है, जो क्या बताती है? इस भूमध्य रेखा के यह उत्तर है और यह भूमध्य रेखा का दक्षिण है। तो इस भूमध्य रेखा से यह क्या बताती है? कोणात्मक दूरी मानो 10 डिग्री है, तो 10 डिग्री बताएगी। यह इस तरह से उत्तर में है तो 10 डिग्री है, तो यह 10 डिग्री बताएगी। यह 20 डिग्री है तो यह 20 डिग्री अक्षांश रेखा बताएगी। तो भूमध्य रेखा से के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, जो उत्तर और दक्षिण की कोणात्मक दूरी, एंगुलर डिस्टेंस को बताती है, उसे भी हम अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना, अक्षांश रेखाएं सदैव कहां खींची जाती है? पृथ्वी की सतह पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती है, कल्पना के आधार पर, जो कि पृथ्वी के केंद्र से कोणात्मक दूरी पर जो स्थान है उन स्थानों को मिलाती है, और समान कोणात्मक दूरी वाले स्थानों को मिलाएगी। ऐसा नहीं है कि पृथ्वी के केंद्र से तो दूरी 0 डिग्री है, लेकिन आप उसको 10 डिग्री नहीं कह सकते। 0 डिग्री को 0 डिग्री से मिलाएगी, 10 डिग्री को 10 डिग्री से मिलाएगी, 20 डिग्री को 20 डिग्री से मिलाएगी, 90 डिग्री को 90 डिग्री से मिलाएगी। क्लियर हो गया? तो ये तो था हमारे अक्षांश रेखाएं क्या होती है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात आता है, वह आता है कि हमारी पृथ्वी पर अक्षांश और अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, इनको लेके भी कंफ्यूजन होता है। फिर हमारी पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं, और जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं होती है उसी को ही भारत के संदर्भ में पूछ लिया जाता है। तो देखिए, बात करते हैं हम अक्षांश और अक्षांश रेखाओं के बारे में, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। यहां क्या है? यहां पृथ्वी। पॉइंट क्लियर? अब देखिए, हमने क्या कहा? अक्षांश और अक्षांश रेखाएं।
अब एक एक पॉइंट समझना। हम बात करते हैं सबसे पहले अक्षांश की। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश कितने हैं? पृथ्वी पर कुल अक्षांश। तो अब ध्यान रखना, पृथ्वी पर जो कुल अक्षांश है वह 181 है। कितने हैं? 181 है। जबकि यदि आपसे पूछा जाए अक्षांश रेखा, यदि यहां पूछा जाए कि पृथ्वी पर कुल अक्षांश रेखा, तो यह 179 है। अब आप कहेंगे सर अक्षांश 181 है जबकि अक्षांश रेखाएं 179 179 क्यों है? तो अब समझना इसकी कहानी। देखिए, पृथ्वी के केंद्र को यदि हम लें, यहां पृथ्वी का केंद्र, अब समझना यहां से, यहां पृथ्वी का केंद्र, और पृथ्वी के केंद्र से जो 0 डिग्री की कोणात्मक दूरी है, कितनी? 0 डिग्री। तो यहां क्या कहलाएगा? 0 डिग्री अक्षांश। इसे हम क्या नाम देंगे? 0 डिग्री अक्षांश। क्लियर? और इस पृथ्वी के केंद्र से अधिकतम दूरी कितनी हो सकती है? कोणात्मक दूरी तो 90 डिग्री तक हो सकती है। और यहां से कितनी हो सकती है? तो यहां भी 90 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश, और यहां पे जो बिंदु होगा यहां बिंदु, यहां 90 डिग्री अक्षांश, और यहां पर भी कितना होगा? 90 डिग्री अक्षांश होगा। इसका मतलब 0 के बाद में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और इस तरह से कितने डिग्री तक होगा? 90 डिग्री तक। और इसी प्रकार 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, यहां भी कितने तक होगा? 90 डिग्री तक। इसका मतलब इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में कितने अक्षांश होंगे? 90। और इस 0 डिग्री के दक्षिण में भी कितने होंगे? 90। तो अब समझना, 90 तो उत्तर के प्लस 90 दक्षिण के, और 0 डिग्री खुद अपने आप में एक क्या है? अक्षांश है। तो टोटल कितना होगा? 181। यानी कि यहां 90 डिग्री उत्तर, यहां 90 डिग्री दक्षिण, और यहां जो है वह 0 डिग्री। तो टोटल कितने होते हैं? 181 होते हैं अक्षांश। अब आप कहेंगे सर जब अक्षांश 181 है तो अक्षांश रेखाएं कम क्यों होती है? अब समझना इसकी कहानी कि इसमें जो है 90 डिग्री जो उत्तर अक्षांश है,
या 90 डिग्री जो दक्षिण का अक्षांश है, यह बिंदुवत होते हैं, यानी कि बिंदु के समान होते हैं, रेखा के रूप में नहीं होते। इसीलिए इसमें 181 माइनस 2 कर देते हैं तो 179 आता है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो बिंदुवत, यानी इसमें किसको मानते हैं, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनको हम अक्षांश रेखाओं में शामिल नहीं करते हैं। यानी ये कहें कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को हम अक्षांश रेखाओं में शामिल नहीं करते हैं। इसीलिए अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश में से इन दो को कम कर देंगे तो 179 जो आएगा, यह अक्षांश रेखाएं होती है। इसीलिए अक्षांश कितने हैं, तो 181 है, जबकि अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, 179 होती है। क्लियर हो गया। इसके बाद जो हमें पूछा जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वह है कि हमारी पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी है, जो हमें एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, ग्लोब पर स्थित प्रमुख ऑब्लिक कौन कौन सी अक्षांश या कौन कौन सी प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं। और यही हमसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश या अक्षांश रेखाएं कौन सी है। अब समझना यहां से एक एक कहानी। यहां हमारी क्या है, पृथ्वी। अब इसमें प्रमुख अक्षांश कौन कौन से हैं, तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पृथ्वी के मध्य से गुजरता है। इसके बाद इसके उत्तर और दक्षिण से गुजरने वाला, इसके बाद उत्तर दक्षिण से गुजरने वाला, और इसके बाद बिंदुवत। इनको आप अच्छे से समझ के जाना। इनके संदर्भ में भारत के संदर्भ में या भारत के प्रश्न या भारत की अवस्थिति और विस्तार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए, जो पृथ्वी के केंद्र से गुजरता है, इसे कहा जाता है 0 डिग्री अक्षांश। जीरो डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, या जिसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। इसके बाद इसके उत्तर में यहां है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसे कहा जाता है
कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसे कहा जाता है मकर रेखा। अब इसको उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश क्यों कहते हैं, यह भी क्लियर होना चाहिए कि यह जो है कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा इक्वेटर है, 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में जो है इसे कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध, नॉर्थ हेमीस्फीयर कहा जाता है, और दक्षिण वाला कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, साउथ हेमीस्फीयर, साउथ हेमीस्फीयर कहलाता है। इसीलिए जब हम भूमध्य रेखा के उत्तर के अक्षांश पढ़ेंगे तो उनके साथ सदैव उत्तरी अक्षांश लिखा हुआ आता है, और भूमध्य रेखा के दक्षिण के जब हम अक्षांश पढ़ते हैं तो उनके साथ हम दक्षिणी अक्षांश कहते हैं। और जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है उसे हम कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर जब आते हैं तो यहां जो है यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव व्रत या आर्कटिक व्रत कहा जाता है। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत या अंटार्कटिक व्रत कहते हैं। अब देखिए, हम जब अध्ययन करते हैं हमारी किताबों का तो हम 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक व्रत कहते हैं, लेकिन यदि हम एनसीईआरटी का अध्ययन करते हैं और 6 क्लास की एनसीईआरटी जिसमें सबसे पहला दूसरा जो चैप्टर है ग्लोब पृथ्वी का प्रतिरूप, उसमें जब हम अध्ययन करते हैं तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी ध्रुव व्रत कहते हैं। क्योंकि कई विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर 90 डिग्री को फिर क्या कहते हैं, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो वहां भी समझना। जो यहां है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है इसे कहा जाता है उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, नॉर्थ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल सर्कल नहीं कहते क्योंकि यहां एक पूरा व्रत बनता है, जबकि यहां उत्तरी अक्षांश 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है यह एक बिंदुवत है, इसीलिए हम इसे सिर्फ क्या कहते हैं, उत्तरी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव व्रत किसे कहते हैं, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं। यही बात हम दक्षिण में आए तो यहां जो है यहां है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है इसे कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और इसीलिए हमें पृथ्वी पर जो प्रमुख अक्षांश रेखाएं
या जो अक्षांश हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि पृथ्वी के मध्य से या भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश कौन सा है। अब भारत से गुजरने वाला मुख्य अक्षांश यदि आपको पता करना है तो सबसे पहले तो अक्षांशों के बारे में या मुख्य अक्षांश रेखाएं कौन सी होती उनके बारे में अध्ययन। तो जब भी हमारा भारत के संदर्भ में पूछा जाता है तो वहां पूछा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो जब हम भारत की अक्षांशीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हम कर्क रेखा का अध्ययन जरूर करते हैं। दूसरा, कई बार भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी पूछ लेते हैं। अब भूमध्य रेखा से भारत के मुख्य भूमि की दूरी कैसे निकालते हैं, तो यहां भी हम अक्षांशों के आधार पर निकालते हैं, और कैसे निकालते हैं इसका अध्ययन हम भारत की अक्षांशीय स्थिति के संदर्भ में करने वाले। तो आज का यह हमारा सेशन था जिसमें हमने भारत की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन के अंतर्गत ग्लोबीय स्थिति क्या होती है, ग्लोब क्या होता है, ग्लोब के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर होते हैं, तो अक्षांश क्या होते हैं, उनकी संख्या कितनी है, और पृथ्वी पर प्रमुख अक्षांश कौन कौन से जिनको लेके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, उनके बारे में हमने अध्ययन किया है। क्लियर हो गया? तो यहां तक शायद कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी कभी भी हम किसी भी देश की, किसी भी क्षेत्र की ग्लोबीय स्थिति का अध्ययन करते हैं तो हमें अक्षांश और देशांतर की जानकारी होना आवश्यक है। और हमें अक्षांश और देशांतर की जानकारी है तो निश्चित रूप से हमारा प्रश्न जो है कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होता है। कैसे? कई बार हमें महाद्वीपों के संदर्भ में पूछ लेते हैं कि भूमध्य रेखा पर स्थित प्रमुख देश कौन से, इसका मतलब 0 डिग्री अक्षांश पे कौन कौन से देश आते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा भारत के कहां से गुजरती है, मध्य से गुजरती है ये। और अक्षांशों का प्रयोग जलवायु के संदर्भ में भी किया जाता है, तो इसीलिए हम जब भारत के अक्षांश स्थिति को पढ़ेंगे तो भारत की जलवायु का भी हम लोग जो है अध्ययन कर सकते हैं। भारत की जलवायु के आधार पर कौन से कटिबंध में आता है, कौन से जोन में आता है, यह भी हम अक्षांशों के आधार पर पता कर सकते हैं। और इसीलिए हम जब भी अध्ययन करते हैं तो हमें बेसिक से बेसिक चीज पता होनी चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा हर एक पॉइंट को आपका क्लियर करना, ताकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा सब्जेक्ट सरल होता जाएगा और किसी तरह की हमें कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने अक्षांशों के संदर्भ में बात की थी, और इसी श्रृंखला को हम निरंतर आगे जारी रखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।